ठीक, तो चलो अब ये कुछ प्रैक्टिस पोर्शन है जो कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ लेके जाएगा। इसमें अब कुछ कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं जो कि नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये सब तो होगा ही होगा। आपको हर ट्रांजैक्शन को पढ़ के दो चीज़ें मुझे निकाल के देनी है। पहली ये कि इसमें फैक्ट क्या है, कि क्या हुआ है, और दूसरा उस फैक्ट का रीज़न क्या है। पहला फैक्ट क्या है और दूसरा उस फैक्ट के पीछे का रीज़न क्या है, ये आपको मुझे देख करके बताना है। और ये हम अल्टीमेटली बाद में करेंगे दैट ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, ये हर केस में होगा, पर इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम फोकस करेंगे फैक्ट और उसके पीछे के रीजन पे। सो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ये कहता है एक्स स्टार्टेड ग्रोसरी बिजनेस विद कैश। जो चीज़ याद रखनी है आपको वो ये कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्स की नहीं बन रही हैं, मेसर्स एक्स की बन रही है, जो एक्स का बिजनेस है। तो आपको हर चीज़ उसकी तरफ से सोचनी है, ना कि एक्स की तरफ से, ठीक है। ओके, सो एक्स स्टार्टेड ग्रोसरी बिजनेस विद कैश 5 लाख। अब आप बिजनेस की तरफ से अगर सोचिए तो क्या हुआ, फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि पैसा आया, पैसा आया। और उसका रीजन क्या है, रीजन उसका ये है कि भाई एक्स ने पैसा लगाया इसलिए पैसा आया। ठीक, तो दो चीज हो गई, एक तो हो गया पैसा आया यानी कि कैश प्लस 5 लाख रुपीज, और दूसरा उसका रीजन कि एक्स ने पैसा लगाया इसलिए पैसा आया। एक्स कौन है, मालिक। मालिक के पैसे को हम क्या करते हैं, कैपिटल। कैपिटल भी लायबिलिटी होती है बट टुवर्ड्स दी मालिक, ठीक है। तो आपकी बुक्स में कैश प्लस हुआ और साथ में कैपिटल भी प्लस हुआ। अब हम इसको यहीं छोड़ देंगे, बाकी आप बाद में करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। गुड्स वर्थ 1 लाख वर परचेज्ड। क्या फैक्ट, क्या रीजन, माल खरीदा, पैसा गया। फैक्ट कौन सा मानोगे, रीजन कौन सा मानोगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के दो पहलू होने चाहिए। कम से कम 2-3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक अकेला नहीं हो सकता। कि माल खरीदा, अभी माल खरीदा तो माल खरीदा के ऑपोजिट में क्या हुआ, या तो पैसा गया या आपने उधारी खड़ी करी, कुछ तो किया। तो इसलिए हर के कम से कम दो पहलू जरूर होंगे। तो अब इसमें क्या हुआ, गुड्स वर्थ इतने वर परचेज्ड। पिछले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा लिखा है साथ में कैश क्रेडिट नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे। तो यहाँ क्योंकि कुछ नहीं लिखा है इसलिए इसको कैश माना जाएगा। तो इसका मतलब इसमें दो क्या हो गया, कैश गया आपके पास से 1 लाख रुपए का, और आया क्या, गुड्स आए। गुड्स मतलब माल, इसको हम गुड्स भी लिख सकते हैं और इसको हम स्टॉक भी लिख सकते हैं। स्टॉक आया, तो कैश हमारे पास से गया, स्टॉक हमारे पास आया, कितने का, 1 लाख रुपए का। अब आप ये देखो कि पिछले वाले में दोनों ही प्लस हुए थे, ये भी प्लस ये भी प्लस। इस वाले में एक प्लस एक माइनस। ये सोचने का कोई तरीका नहीं है कि यार दोनों प्लस हो गए तो कैसे होगा, माइनस हो गए, इससे कुछ नहीं करना आपको। आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, लॉजिकली उसको प्रेजेंट करना है। फिलहाल आपका सिर्फ इतना काम है। और आप इस सब्जेक्ट का ब्यूटी देखोगे कि हर केस में A इज इक्वल टू सी प्लस एल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। और उसी में अगर आप करने का कोशिश करोगे कि यार तो मैच नहीं कर रहा, एक प्लस हो गया तो दूसरे को माइनस होना या प्लस होना या व्हाटएवर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिर्फ फोकस करिए अपने काम पे। ठीक, अब हम तीसरा पढ़ते हैं। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय 10,000। आपने एक लड़का रखा अपने यहाँ दुकान पे काम करने के लिए, उसको आपने 20,000 रुपए की तनख्वाह दी, ठीक है। तो सैलरी दी तो मतलब आपके पास में से कैश गया, कैश माइनस हो गया 20,000। आप कहोगे हर केस में कैश का होना जरूरी है क्या, पहले में भी कैश दूसरे में भी तीसरे, कोई ज़रूरी नहीं है। ट्रांजैक्शन जो कह रहा है उस फ्लो में चलिए, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का कोई नीड नहीं है इस सब्जेक्ट में। वो इतना इनोसेंट और इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, वो ऑटोमेटिकली आपको वहीं ला के लैंड करेगा। सो जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक, तो सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, कैश गया कितना, 20,000 रुपए। मगर ये कैश क्यों गया, रीजन सैलरी पे करी। तो दूसरा जो चीज़ यहाँ अफेक्ट हो गया वो है सैलरी प्लस 20,000। ठीक, अब हम इन तीन पे बात कर लेते हैं। नीचे बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, पहले हम इन तीन पे A इज इक्वल टू सी प्लस एल पे बात करेंगे। ठीक है, अब A हमने बात किया था, A क्या होता है, आपके जो भी बिलोंगिंग्स हैं, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, आपके पास, राइट,
जो आपको स्ट्रेंथ देती हैं, जो आपकी अथॉरिटी होती हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? एसेट। ये हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब ये सी क्या होता है? ये होता है कैपिटल, वो पैसा जो मालिक ने आप में इन्वेस्ट किया। तो सी के साथ प्रॉमिस क्या किया था बिजनेस ने कि जो कमाऊंगा, जितना रेवेन्यू होगा वो भी आप ही को दूंगा, लेकिन अगर कोई खर्चा होगा तो वो भी मैं आप ही से कम करूंगा। अगर आप नया पैसा लगाएंगे तो वो भी नया कैपिटल की तरीके से इंट्रोड्यूस करके वो भी मैं यहाँ जोड़ दूंगा। ठीक, तो ये हो गई सी की आइडियोलॉजी। और एल क्या हो गई? वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी बाहरी दुनिया की तरफ है। कोई भी एक्सपेंस जो इनकर हुआ, अभी आपने पे ऑफ नहीं किया है, क्योंकि हम अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग लेके चल रहे हैं। वो क्या होता है? वो भी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो ये एक सीढ़ी है। अगर आपको लिफ्ट से 12th फ्लोर पे जाना है तो आपकी लिफ्ट 1 2 3 4 करके ही ऊपर जाएगी। आप सीधा ग्राउंड फ्लोर से जंप करके 12वें पे नहीं पहुंच सकते। आप रुकिए या न रुकिए, उतरिए या नहीं उतरिए, लेकिन लिफ्ट हर उस पे आएगी फ्लोर पे और वो ऐसे ऊपर जाएगी। सेम हमारा सब्जेक्ट भी है। तो आपने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझ में आएंगे। सो आई सजेस्ट कि आप उनको देखिए, फिर आगे चलिए। तो ये हमारा ए, सी और एल तीनों का कंडीशन हमारा क्लियर हो गया। अब हमको करना क्या है? सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था जिसमें आप एक स्टेशन मास्टर थे, उसमें आपके पास में अलग अलग पैसेंजर्स आ रहे हैं और आपको उन पैसेंजर्स को रणथंबोर, इटावा, चंडीगढ़, लुधियाना और अजमेर इन डिब्बों में बिठाना था। लेक्चर नंबर 1, इन डिब्बों में बिठाना था। अब पैसेंजर्स कौन से? आगे भी तो बढ़ेंगे, ट्रेन तो चल गई अपना वहां से। अब हमारे पास ये पैसेंजर्स हैं: सी कैश, सी कैपिटल, सी कैश, जी गुड्स, सी कैश, एस सैलरी। ये हमारे पैसेंजर्स हैं और हमें इन्हें डब्बों में सही सही बिठाना है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सी कैश, मैंने बोला जो भी चीज़ आपको स्ट्रेंथ देती है, जो आपकी बिलोंगिंग होती है, जिस पे आपका पोजीशन होता है, जिसके आप ओनर होते हैं, वो आपका एसेट होता है। तो कैश हमारा क्या हो गया? एसेट। और कैपिटल, वो पैसा जो मालिक ने लगाया है, तो वो तो ऑटोमेटिकली ये सी हो गया। क्लियर? अभी हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि हमारा ए इज इक्वल टू सी प्लस एल होगा, नहीं होगा, हम कुछ नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। अगले पे चलते हैं। सी कैश, एक बार कैश को हमने एसेट बना दिया तो वो बढ़े या घटे वो एसेट ही रहेगा। अगर वो घट रहा है तो भी एसेट, बढ़ रहा है तो भी एसेट। सी का नेचर, कैश का नेचर एसेट है। ठीक, नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक किस में जाएगा? गुड स्टॉक जो भी है, ये भी आपका पोजीशन है, आपकी बिलोंगिंग है, आपका सामान है, तो ये भी एसेट है। अब आपको आएगा कि बैकएंड पे आप अगर सोचो ए इज इक्वल टू सी प्लस एल की कैसे मैच करेगा? तो ए ही ए है, सी और एल तो है ही नहीं। लेकिन थांबा, धीरे 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 चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे में सैलरी और कैश। कैश ऑटोमेटिकली एसेट हो गया, हमको सोचना ही नहीं है। और सैलरी हमारा खर्चा था। खर्चा क्यों हुआ? क्योंकि हम हर महीने सैलरी देंगे तभी अगले महीने के लिए वो आदमी हमारे यहाँ काम करने आएगा। अगर तो ये हमारा एक रेगुलर खर्चा है, रूटीन एक्सपेंस है, हम उस आदमी को खरीद नहीं सकते हैं, हम उसको सैलरी दे सकते हैं, वो हर महीने आता रहेगा। तो ये ई फॉर एक्सपेंस हो गया। क्लियर? अभी हम इन्हीं 3 पे बात करेंगे, नीचे बहुत सारे और पॉइंटर्स है पर वहां हम बाद में जाएंगे। अब हमको हर केस में देखना है वेदर ए इज इक्वल टू सी प्लस एल और नॉट। ठीक, पहला केस ए, कैश को हमने ए डिफाइन किया तो ए की वैल्यू है +5 लाख। हमें ये साइन नहीं छोड़ना है प्लस और माइनस का, ये हमारे साथ साथ चलेगा। तो ए इज +5 लाख और जो सी है वो कितना है? वो भी है +5 लाख। और एल इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो एल कितना हो गया? 0। अब एक तरफ ए और एक तरफ सी प्लस एल बराबर हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। आपने कोई मेहनत करी इसको बराबर करने के लिए? नहीं। अगर आप मेहनत करते तो गलत हो जाता, क्योंकि आप शुरुआत से ये सोचने लगते कि कैसे बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, है ना? भगवत गीता में कहा है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत रखे इंसान। तो आप कर्म करिए, फल अपने आप मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए दूसरे वाले पे चलते हैं। अब आप बोलोगे इसमें तो ए है। थोड़ी देर में आपको मेरे बताने से पहले समझ में आ जाएगा कि अरे हो तो गया, मैच कर तो गया। अब इसमें ए है, कैश -1 लाख ए में आया। ठीक, गुड्स +1 लाख,
वो भी ए में आया। सी कितना, कुछ नहीं तो 0। एल कितना, कुछ नहीं तो 0। ए कितना, +1 लाख -1 लाख, तो ए भी 0। हो गया, मैच कर गया। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं, आपने सिर्फ ट्रांजैक्शन पढ़ा, सिंपल तरीके से उसको क्रैक किया, उसको सही डब्बों में बिठाया, और सही डब्बों में बिठाने के बाद जब आपने देखा तो A = C+L ऑटोमेटिकली हो रहा था, आपके कोई एफर्ट किए बिना। आपका एफर्ट कहाँ था? ट्रांजैक्शन को क्रैक करना और उनको सही डिब्बों में बिठाना। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था। सही डिब्बों में बिठा दिया तो आप नंबर 1 स्टेशन मास्टर बन गए। ठीक, अब लास्ट वाला देखते हैं हम लोग, कैश। अब हमको फिर से A = C+L, राइट। कैश -20,000 एसेट है, इधर आ गया -20,000। अब दूसरा है सैलरी एज एन एक्सपेंस। अब एक्सपेंस की तो कोई जगह ही नहीं दी इन्होंने, एक सी है और एक एल है, पर उसने प्रॉमिस क्या किया था कि आप मुझ में पैसा लगा रहे हैं, जो भी मैं कमाऊंगा वो मैं आप में जोड़ूंगा, और जो भी मैं खर्च करूंगा वो मैं आपसे कम कर दूंगा, उसको मैं आपके यहाँ से माइनस कर दूंगा। तो अब ये ई एज एन एक्सपेंस, ये जो सैलरी है 20,000, ये क्या होगी? ये कैपिटल से माइनस होगी। तो ये रहा आपका कैपिटल। यहाँ जो भी फिगर रहे हैं हम, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल फिगर पकड़े, इसलिए हमारा कोई स्टार्टिंग नहीं है कि कैपिटल कितना था, कितने से शुरू किया, अभी वो कोई फिगर नहीं है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या होता? कैपिटल जितना भी होता वो 20,000 रुपये उसमें से माइनस कर दिए जाते, और इस तरफ एसेट में से 20,000 रुपये माइनस कर दिए जाते। तो अल्टीमेटली इस ट्रांजैक्शन का नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? ए भी 20,000 से माइनस और सी भी 20,000 से माइनस, और एल कितना है? 0। आपके बिना कोई एफर्ट किए A = C+L हर ट्रांजैक्शन के लिए मैच कर रहा है। बात समझ में आई? अब अगले 3-4 जो भी निकलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे वो आपको देती हूँ, आप उसको सॉल्व करो। ठीक, पॉज कर देना, सॉल्व करना, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। मजा तो तभी है काम करने में। ओके, देखिए अब ये मैंने आपको अगले 4 दे दिए। पढ़ाई का लेवल हर क्लास के साथ आगे बढ़ता जाता है। अगर आप ये सोचोगे कि जो सीखा था वैसा ही होगा विदाउट एनी ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो ऐसे बोरिंग रोलर कोस्टर पे कोई बैठना नहीं चाहता जो आपके लिए कोई सरप्राइजेस ना लेके आ रहा हो, है ना। तो यहाँ पर भी हर क्लास, हर सेशन, हर शीट आपके लिए कोई ना कोई नया चीज़ लेके आएगी जिसमें आपको दिमाग खर्च करना होगा। अब ये 4 पॉइंट्स आपके लिए हैं। पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, फिर आगे बढ़िए। मैं तो पढ़ा ही रही हूँ। ठीक, कर लिया, कोशिश बना लिए, अब मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक, फैक्ट और रीज़न, कम से कम 2 चीज़ें होंगी, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला, गुड्स कॉस्टिंग 30,000 वर सोल्ड फॉर 40,000। अब ऊपर वाली स्क्रीन पे आपने देखा कि आपने माल खरीदा था, अब माल खरीदा है तो बेचेंगे भी। तो गुड्स कॉस्टिंग 30,000 वर सोल्ड फॉर 40,000। 30,000 का माल आप कितने में बेच रहे हो? 40,000 में। पैसा आ रहा है, माल जा रहा है, पैसा कितना आ रहा है? 40,000। अब कैश है, क्रेडिट है, उधार पे बेच रहे हो, नगद तो लिखा नहीं है। तो जब कुछ नहीं लिखा होता, ये हमने पिछले उसमें सेशन में पढ़ा था, जब कुछ नहीं लिखा है तो हमको क्या प्रिज्यूम करना है? ठीक है, ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं। बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ ताकि आपका कोई भी एस्पेक्ट छूटे नहीं। ओके, ठीक है। तो कैश आया आपके पास में, कैश प्लस हुआ कितना? 40,000। माल गया, जिसने खरीदा वो ले गया। गुड्स कम हुए, गुड्स बोलो या स्टॉक बोलो, एक ही बात है। गुड्स कम हो गए, कितने से कम हो गए? 30,000 रुपए से, क्योंकि उसकी कीमत तो 30,000 थी। अब खरीदा हुआ माल अगर बेचेंगे और उस पर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो 30 का माल आपने 40 में बेचा है। नॉर्मल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कि भाई खरीदा है, बेचा है, बीच में प्रॉफिट आया, तो आपको क्या जनरेट हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ? सिंपल 10,000 रुपीज का। क्लियर? अब इसको करें A = C+L। ठीक है ना, पहले उतना करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हमको बनाना है A = C+L। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें इन सब को क्लासिफाई करना है अपने रेल के 5 डब्बों में।
कैश अब हमें बहुत आसानी से समझ में आ चुका है, चाहे घट रहा हो चाहे बढ़ रहा हो, नेचर ये डिसाइड नहीं करेगा कि घट रहा है या बढ़ रहा है करके, आप नेचर डिसाइड नहीं करोगे, नेचर ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो कैश हो गया एसेट, गुड्स क्या है, वो भी एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब आपके पास 5 डब्बे थे, अब प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली रेवेन्यू पे जाएगा, आर बनेगा, है ना, एक खर्चा तो है नहीं, तो ये आर हो जाएगा। अब वापस अपनी चीज़ पे आ जाते हैं, थोड़ी देर में आपका दिमाग इतना ट्यून हो जाएगा, आपको करने से पहले दिखाई देने लगेगा। A इज इक्वल टू सी प्लस एल। अब A में क्या है, कैश प्लस 40,000, ठीक, और गुड्स माइनस 30,000, गुड्स माइनस, मैं माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखती हूँ क्योंकि नहीं तो कई बार वो डैश का कंफ्यूजन दे देता है, माइनस 30,000। और तीसरी चीज़ रेवेन्यू, क्या प्रॉमिस था कि जो कमाऊंगा वो आपका, तो ये कैपिटल में प्लस हो जाएगा 10,000। क्लियर, कोई डाउट, और लाइबिलिटी कोई है ही नहीं तो यहाँ हो गया 0। अब एसेट में नेट इफेक्ट कितना हुआ, इन दोनों का नेट निकालो, प्लस 40 माइनस 30। थोड़ी गणित हमको चाहिए, बिना सिंपल मैथमेटिक्स के अकाउंट्स करने में आपको मज़ा भी नहीं आएगा और आपसे बनेगा भी नहीं। प्लस 40,000 और माइनस 30,000, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, प्लस 10,000। एसेट भी प्लस 10,000 और सी प्लस एल भी प्लस 10,000। साइन नहीं छोड़िएगा, साइन साथ साथ जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर हाउस ₹1 लाख ऑन क्रेडिट। आपने फर्नीचर खरीदा, अब फर्नीचर जो आपने खरीदा उसका क्या होगा, और उधार पे खरीदा, ठीक, उधार पे खरीदा, इसका मतलब है कैश का तो अभी आदान प्रदान हो नहीं रहा है, बन रही है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके तरफ, मेसर्स फर्नीचर हाउस। मेसर्स वर्ड लगते ही आपको ये पता चल गया कि आप किसी दुकान की बात कर रहे हैं, किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो मेसर्स फर्नीचर हाउस ये एक दुकान का नाम है जहां से आपने फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का उधार पे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बन गई 1 लाख रुपए की, क्योंकि आप अभी नगद नहीं दे रहे हैं। और दूसरा क्या हुआ, फर्नीचर आया आपके पास, आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ गया आपके पास 1 लाख रुपए का। कैश का कोई रोल नहीं है इसमें क्योंकि आप उधार पे खरीद रहे हैं। अब आ जाइए ए इज इक्वल टू सी प्लस एल पे। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लस 1 लाख, ये क्या है, ये आपके 5 डब्बों में कहाँ बैठेगी, ये बैठेगी लाइबिलिटी में। और जो फर्नीचर आपने खरीदा है वो आपका एसेट है, आपके बिलोंगिंग है, तो ये आ जाएगा एसेट में। बात समझ में आई। अब आ जाइए ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। सी का इसमें कोई काम ही नहीं है तो सी हो गया 0, एल है प्लस 1 लाख और ए है प्लस 1 लाख। तो ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, एक तरफ प्लस 1 लाख दूसरी तरफ भी प्लस 1 लाख। मैच, बिना किसी मेहनत के वो मैच करेगा, गारंटी है ये मेरी। बस आपको ट्रांजैक्शन सही से पढ़ना है, समझना है, उसको ब्रेक करना है और उसको सही डब्बों में बिठाना है, ट्रेन के सही डब्बे में बिठाना है, बाकी का काम वो कर लेगा। और साइन ना कंफ्यूज होना है और ना ही मिस करना है, साइन साथ साथ जाएगा। अगर एक तरफ प्लस 1 लाख और एक तरफ माइनस 1 लाख हो रहा है तो इसका मतलब है मिसमैच है, कहीं गड़बड़ हो चुकी है। केवल 1 लाख नहीं मिलाना है, साइन भी साथ में मिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम कस्टमर 50,000। अब अभी तक के पीछे के लेक्चर्स में जितना कुछ भी पढ़ाया है ये उन सब को सम अप करते हुए ये क्वेश्चनेयर बनाया गया है। तो अब इसमें यहाँ पर आ गया रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम कस्टमर 50,000। कस्टमर से आपको एडवांस मिला, क्या मिला, पैसा। क्यों मिला एडवांस, फैक्ट एंड रीजन। फैक्ट क्या है, पैसा आया, रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम कस्टमर, पैसा प्लस हो गया 50,000। और क्यों आया ये पैसा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है ना, तो ये भी हो गया प्लस 50,000। कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, ठीक। अब आ जाइए ए इज इक्वल टू सी प्लस एल में। कैश तो आपको मालूम ही है एसेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहानी पड़ेगी फंसेगी, कहानी फंसेगी एडवांस फ्रॉम कस्टमर में। अब ये क्या चीज़ है, ये रेवेन्यू भी नहीं है क्योंकि अभी कमाया थोड़ी है, अभी तो सिर्फ पैसा वो उसने एडवांस में दे दिया है।
कमाओगे तो तब ना जब इसके अगेंस्ट का काम करके दोगे। ये खर्चा भी नहीं है क्योंकि अभी एडवांस है, सेटलमेंट तो बाद में होगा, लेन देन जो भी वो तो बाद में होगा, अभी तो सिर्फ एडवांस उसने दिया है। ये एसेट भी नहीं है क्योंकि जब तक आपने इसको कमाया नहीं तब तक ये एसेट नहीं बन सकता आपका। आपने इसको ओन तो किया ही नहीं ना, आप ओन करते हैं, ये तो उसने दे दिया है पैसा आपको। कैपिटल से कोई मतलब नहीं क्योंकि इसमें कहीं मालिक का नाम तो आ ही नहीं रहा। बचा लायबिलिटी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर एक लायबिलिटी है, मतलब आपने समय से पहले किसी से रकम ले ली, पैसा ले लिया, काम अभी आपने करके नहीं दिया है, काम आपको करना है, तो उस काम को करना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि भाई ये काम मुझे सही से करना चाहिए वरना ये पैसे मैं वापस कर दूंगा। तो अगर आपको कोई समय से पहले पैसा दे गया है तो उसे हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी लायबिलिटी। अब ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपको पता है? ये कॉन्सेप्ट आया अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। हमने दो बेसिस पढ़े थे, कैश और एक अक्रूवल। अक्रूवल ये कहता था कि जिस साल की बात कर रहे हो केवल उसी साल की बात करो, अगर उसका पीछे का या आगे का कोई और कंटेंट भी है तो उसको अलग तरीके से एड्रेस करो, इस साल की कमाई में उसे नहीं जोड़ा जाएगा। आपको कस्टमर ने एडवांस दिया, आपको दे तो दिया है पैसा, कमा हो गया, अब कमा लिया मैंने, इसको रेवेन्यू में डाल देते हैं। लेकिन अक्रूवल मेथड ये कहता है कि अभी उसने एडवांस दिया है, काम अभी आपने करा नहीं है, जब काम कर लोगे इस पैसे के ऊपर आपकी अथॉरिटी तब डेवलप होगी। अभी ये किसी दूसरे का पैसा है जो आपके पास एज अ लायबिलिटी खड़ा हुआ है, तो ये बन गया हमारा लायबिलिटी। कैपिटल का इसमें कुछ है ही नहीं। A इज इक्वल टू सी प्लस एल कितने से बन रहा है? A इज इक्वल टू सी प्लस एल बराबर +50,000 से। देखिए मैंने लिखने का तरीका बदल दिया, अब मैं दोनों साइड नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको दिख रहा है सामने सामने कि A में भी क्या है +50,000, L में कितना है +50,000, C है ही नहीं, बात खत्म हो गई। आया ना मज़ा? तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं। अब हम यहाँ से लास्ट वाले के लिए थोड़ी जगह कम है, स्क्रीन को फिर ऊपर करती हूँ और फिर अगले वाले सारे आप डिस्कस करो, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है, देखिए 7 नंबर आपने ऑलरेडी एड्रेस कर लिया होगा मुझे लगता है। अब बचा 8 और एक ये 9। अब यहाँ स्क्रीन को पॉज करिए, एक बार फिर देखिए, समझिए, फिर उसके बाद हम मैं सॉल्व करती हूँ आपके साथ साथ। ठीक, चलो तो 7 नंबर पेड 12,000, ये मुझे दिख नहीं रहा यहाँ क्या फिगर लिखी हुई है भाई साहब आपने? दिस फिगर इज, लेट मी सी, है ना, हाँ अब सही है, 6,000 है, वो यहाँ पर मेरी फोटो के नीचे दब रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर लें क्या? चले दो, चलो ठीक है, 6,000। बहुत ध्यान से सुनना ये वाला भी, ये एक बार फिर अक्रूवल मेथड पे जाएगा। अक्रूवल मेथड जिसमें 4 गोल्डन वर्ड्स थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये 4 हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए, पेड 12,000 फॉर एनुअल मोबाइल रिचार्ज आउट ऑफ प्रीपेड, आउट ऑफ विच, यहाँ विच आना चाहिए, यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं। पेड 12,000 फॉर एनुअल मोबाइल रिचार्ज। आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, पूरे साल भर का एक साथ करा लेते हैं, 1,000 रुपया महीना आपको रिचार्ज का लगता है, तो पूरे साल भर का हो गया 12,000। ठीक, आपने कितने पैसे दिए? पूरे 12,000। तो कैश आपका कितने से माइनस हुआ? पूरे 12,000। आप बोलोगे प्रीपेड था इसमें, तो आते हैं उस पर भी, हौसला रखिए। अभी नगद कितना गया आपके पास से? पूरे 12,000। अब इसमें प्रीपेड एक्सपेंस था 6,000। इसका मतलब क्या हुआ? आपने जब पूरे साल भर का दिया तो उसमें आधा साल तो इस पीरियड से रिलेटेड था जिसकी हम बात कर रहे हैं, और आधा साल अगले साल से रिलेटेड था जो बाद में आएगा। लेकिन जब आप रिचार्ज करवा रहे हैं तो आप पूरे साल भर का पैकेज ले रहे हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि बीच में से ब्रेक है, आधा साल इधर आधा, उसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी। अभी आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपने 1,000 रुपीज़ का पेमेंट किया, यहाँ पर आपका एक साल खत्म हो जाता है। ये है आपका करंट ईयर जिसमें आप हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपने पैसा दिया है, और ये है आपका नेक्स्ट ईयर। तो 6 साल का बेनिफिट तो आपको इस साल मिलेगा। मतलब मान लीजिए अगर आप दिसंबर में साल खत्म कर रहे हैं और आपने 1 जुलाई को किया है, तो जुलाई से अगली जुलाई तक किया, राइट?
तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने तो यहाँ हो गए। फिर आ गई ये लाइन और 6 महीने इधर चले गए, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक का अगर आपने रिचार्ज लिया था तो, और 31 दिसंबर की अगर आपकी लाइन थी, तो 6,000 रुपये इस साल के हो गए और 6,000 अगले साल के हो गए। लेकिन पैसा आपने पूरा इसी साल दिया है, पैसा आपने पूरा इसी साल दिया है, मगर ये जो खर्चा है 12,000 का, ये पूरा इस साल का नहीं है। केवल 6,000 का खर्चा इस साल का है और 6,000 का खर्चा अगले साल का है। तो जो 6,000 अगले साल का है वो इस साल के एक्सपेंस में नहीं लिखा जाएगा। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? कैश हो गया -12,000 गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6,000 गया इस साल के लिए, जो इस साल के लिए गया उसको तो आप मोबाइल रिचार्ज करके एज एन एक्सपेंस प्लस करिए 6,000, और ये खर्चा है। एक्सपेंस मतलब इस साल का खर्चा। अब मैं ट्रेन के डब्बों में भी साथ में बिठा रही हूँ, क्योंकि अगर नहीं बिठाऊंगी तो फिर आपको सेकेंड टाइम आने में फिर दिक्कत होगी। तो ये इस साल का एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसको ई में लिखा है। लेकिन जो बाकी के ये वाला जो 6,000 का डब्बा है जो अगले साल से रिलेटेड है, वो क्या बना? वो बना प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक बार फिर हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे चले गए। वो बना प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब किसी खर्चे का आपने समय से पहले पेमेंट कर दिया। अब अगर आपने खर्चा भी हुआ भी नहीं और आपने उसका पेमेंट समय से पहले कर दिया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो काम पूरा हो। अब ये सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि जिसका एडवांस पेमेंट आपने कर दिया है वो सर्विसेज आपको प्रॉपरली मिलती रहें, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपकी क्या बन गई? अथॉरिटी। अब अगर आपका कनेक्शन बीच में कट जाता है दिसंबर में या जनवरी में, तो आप जियो को फोन करोगे, अरे ये क्या मजाक बना रखा है, साल भर का रिचार्ज कराया था, फोन ही बंद कर दिया आप लोगों ने। और वो कहेगा सर मैं चेक करके बताता हूँ अभी आपको। तो अथॉरिटी किसकी? जिसकी आवाज ऊंची। तो यहां पर क्या हो गया? ये बन गया आपका एसेट। तो अब मैंने कहा था कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। सो अब यहां पर बन गई टोटल 3 चीजें। कैश आपके पास से गया पूरा 12,000, लेकिन उसमें से 6,000 का खर्चा इस साल का था और 6,000 का खर्चा अगले साल का था। जो अगले साल का था वो इस साल आपने पे कर दिया, इसलिए वो बन गया प्रीपेड एक्सपेंस और आपके पास एज एन अथॉरिटी, एज एन एसेट खड़ा हो गया। गॉट द पॉइंट? अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, समझ गए? ए ये भी है और ए ये भी है, तो -12,000 और +6,000, और बीच में मोबाइल रिचार्ज ई है। ई का हमने क्या था? बिजनेस ने कहा था जो कमाऊंगा वो भी आपका और जो खर्च होगा वो भी आप ही को बेयर करना पड़ेगा, मैं आप में से कम कर लूंगा। तो सी में से क्या हुआ? माइनस होगा 6,000, ये जो एक्सपेंस का 6,000 है ये वाला। अब हम नेट ऑफ कर सकते हैं। ए में क्या बचा? -12 + 6, तो मतलब कि -6,000, और C + L में क्या बचा? -6,000। बिना किसी एफर्ट के वो मैच करेगा, इट इज बाउंड टू मैच, मतलब उसे मैच करना पड़ेगा प्रोवाइडेड आपने अपना काम सही किया है। मैंने पहले में कहा था आपकी मेहनत उन चीज़ों को सही डब्बे में बिठाने की है। अगर आपने सही डब्बे में बिठा दिया तो ट्रेन अपने आप चलती जाएगी, वो अपने अपने ठिकाने उतरते जाएंगे और आपने अपना काम एज अ स्टेशन मास्टर पूरा किया है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है ना? हो गया क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। इनको ध्यान से दोबारा देखिएगा, आपको बहुत इत्मीनान से समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे। कुछ भी याद नहीं करना है, हर चीज़ बहुत लॉजिकल है, समझते जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग इसको थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर क्लियर भी करें। क्लियर करने का बहुत मन तो नहीं है मेरा चलो ठीक है, इतना क्लियर कर लेते हैं। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट। पेड 80,000 टू मेसर्स फर्नीचर हाउस। अब फर्नीचर हाउस क्या था? याद है, ऊपर हमने फर्नीचर हाउस से 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा था। जब आपने फर्नीचर खरीदा था तो आपने उधार पे खरीदा था, आपने वहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी कर ली थी 1 लाख रुपए की। ये आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी की थी क्योंकि तब आपने पैसा नहीं दिया था। अब आप उसमें से 80,000 रुपए उसे दे रहे हैं। अगर आपको याद हो तो पीछे किसी एक सेशन में मैंने ये बताया था कि आपको 10,000 देने थे, आपने 9,500 दिए
और 500 रुपए को मैंने डिस्काउंट बना दिया था, रेवेन्यू ट्रीट कर लिया था। और अब यहां पर 1 लाख देने थे, 80,000 दिए, तो आप बोलोगे 20,000 का डिस्काउंट मिल गया है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उस स्टेटमेंट में अगर नहीं ध्यान है तो जाकर के देखिएगा, उस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में बहुत बड़ा फर्क है। वहां क्या लिखा हुआ था साथ में? वहां साथ में लिखा था इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, कि जिसको आपने पैसा देना था उसने खुद आपसे कहा कि भाई चल 500 छोड़ दे। यहां कहां लिखा है? यहां कहीं लिखा है कि चल भाई छोड़ दे? कहीं नहीं लिखा है। तो इसका ये मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल 80,000 तक की खत्म हो रही है, 20,000 की अभी भी बाकी है। और वहां क्या था कि आपने 9,500 पैसा दिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी 10,000 की खत्म हुई, इसीलिए आपको 500 रुपए का वहां डिस्काउंट मिला। लेकिन यहां 1 लाख था, 80,000 दे दिया, 20 अभी देना बाकी है। तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइल्यूट होगी वो केवल 80,000 तक की ही डाइल्यूट होगी। तो ये तो मैंने ऊपर वाले से लिखा था, इसको हम हटा देते हैं। तो आपके पास से कैश जा रहा है 80,000 और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो रही है कितने रुपए से? केवल 80,000 से रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो रही है। ऊपर जब हमने देखा था, वापस चल के देखें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही थी। ये देखो, ये वाला देखो, ये यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने प्लस करी 1 लाख रुपए से, प्लस करी ना। अब यही 1 लाख की रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे आकर के माइनस हो रही है, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000, क्योंकि वो कोई फुल फाइनल सेटलमेंट नहीं कर रहा है। 20,000 आपको बाद में देने पड़ेंगे। अब यहां पर A इज इक्वल टू C प्लस L। साइन से कभी भी नेचर चेंज नहीं होता, साइन से नेचर चेंज नहीं होता। नेचर आप यहां से पकड़ते हैं, कैश है तो एसेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो लायबिलिटी। अब दोनों -80 हैं, इसका मतलब ये -80 इज इक्वल टू -80 पे ये बराबर हो गए। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए। अगर आप सोचोगे सारी अकाउंटेंसी साल भर हम ऐसे ही करेंगे, तो ऐसे हम नहीं करेंगे, ऐसे हम कुछ दिन भी नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआत हमें ऐसे ही करनी है। तो शुरुआत में अगर हम भागेंगे, कूदेंगे, फांदेंगे तो हम गिर जाएंगे, और गिर जाते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमारा मन कमजोर पड़ जाता है। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं कूदने भागने की, इत्मीनान से चलिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इसके बाद हमारा ये सेगमेंट खत्म। फिर हम चलेंगे प्रॉपर अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग इक्वेशन पे फॉर्मेट के साथ। ओके, एक्स विड्रू कैश एंड गुड्स वर्थ 10,000 ईच फॉर पर्सनल यूज। सवाल को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने तरीके से पढ़ लिया तो आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन ख़त्म, आपने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के साथ समझा नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, फिर उसके बाद आगे बढ़े। और कभी भी ध्यान रखिएगा, कोई भी 2 पॉइंट्स, 2 सवाल एक जैसे नहीं होते। हमेशा जो एग्जामिनर है या पेपर सेटर है या जो भी है टेक्स्ट बुक लिखने वाला, वो हर बार कोई नया एलिमेंट लेके आएगा ही आएगा। तो आपको ये पकड़ना है कि वो नया एलिमेंट क्या है। इसमें बहुत सारे नए एलिमेंट्स हैं, मार्क करके दिखाऊं। एक्स ने विड्रू किया कैश एंड गुड्स। एक्स कौन था? एक्स था मालिक। मालिक का आपने एक ही खाता डिफाइन कर रखा है, कैपिटल अकाउंट। मालिक लाएगा तो उससे, मालिक ले जाएगा तो उससे। मालिक का एक ही खाता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो वो ले गया निकाल कर। अब बिजनेस का फैक्ट बताइए और रीजन बताइए। फैक्ट, एक्स विड्रू कैश एंड गुड्स। कैश निकाल के ले गया, मतलब बिजनेस से खत्म हो गया, बिजनेस से चला गया। आप बुक्स एक्स की नहीं बना रहे हैं कि एक्स के पास आ गया, आप बैठे हैं बिजनेस के साइड, तो आपके पास से चला गया, ये ध्यान रखिएगा। और गुड्स भी चले गए, कैश भी ले गया वो और गुड्स भी ले गया, तो आपके बिजनेस से ये 2 चीजें कम हो गई। कितने कितने रुपए की कम हुई? वर्थ 10,000। दोनों चीजें 10,000 की मिला के नहीं, 10,000 ईच, मतलब 10,000 का नगद और 10,000 का सामान। ये वो निकाल कर ले गया। अब वो निकाल कर जो ले गया, तो क्या वो अपने घर ले गया या अपने बिजनेस के लिए ही वो इस्तेमाल कर रहा है? अगर बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो तो
खरीद बेच वही तो कर रहा है, तो वो बार बार ले भी जा रहा है, बार बार ले भी आ रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? कैपिटल अकाउंट तब अफेक्टेड होगा अगर वो पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है, मतलब अपने घर ले जा रहा है, बिजनेस से बाहर ले जा रहा है, वो बिजनेस से बाहर ले जा रहा है, पर्सनल यूज, अपने काम के लिए वो इतना नगद और इतना माल ले जा रहा है। और बिजनेस ने पहले ही कहा था आप मुझे बना रहे हो, मुझे खड़ा आप कर रहे हो, आपने मुझ में पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन आप हैं, मैं हूं, जो कमाऊंगा वो आपको दूंगा, जो खर्च करूंगा वो आपसे ले लूंगा, आप और पैसा इन्वेस्ट करोगे वो भी मैं आप में जोड़ूंगा, लेकिन अगर आप कुछ निकाल कर ले जाओगे तो वो मैं आपके में से घटा भी दूंगा। आपका और मेरा हिसाब एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम क्लियर रहना चाहिए। ठीक, तो अब एक्स कैश और गुड्स निकाल कर ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो आपकी बुक्स में से, बिजनेस में से कैश कम, गुड्स कम, और साथ में क्या कम? एक्स का कैपिटल अकाउंट भी कम। एक्स कैपिटल अकाउंट को भी तो कम करिए, कितने से? 10 का कैश, 10 का वो, पूरे 20,000 रुपए से एक्स का कैपिटल अकाउंट भी कम। तो हमें हर एंट्री को सिर्फ कैश 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 पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, हमको फैक्ट और रीजन दोनों पे बात करना है। नगद कम हुआ, माल कम हुआ, क्यों कम हुआ? रीजन, क्योंकि एक्स उसे अपने पर्सनल अकाउंट के लिए ले गया, तो एक्स का कैपिटल कम। सिंपल, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा है, इनोसेंट है। जैसे जैसे सही अगर बिठा दोगे तो सब सही जगह बैठेंगे और ट्रेन चलेगी और सब सही जगह उतर जाएंगे, और फिर आप देखोगे ए इज इक्वल टू सी प्लस एल हो गया। अब कैसे हो गया बताओ? ये क्या है? कैश ए, ये क्या है? ए, ये क्या है? सी। बस क्या ए का टोटल कितना आ रहा है? -20,000, है ना? -10 + -10 हो गया -20, और सी का कितना है? -20,000, और एल के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, एल तो 0 है, मैच हो। सिंपल है ना? मजेदार। पूरा सब्जेक्ट ऐसे ही चलता है, खेल खेल में। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इस सेगमेंट की हमने प्रैक्टिस भी कर ली है, इसके लिए मैं कोई नया क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बीच बीच में पॉजेस दिए थे इसको करने के लिए। अगर आपने अभी सिर्फ मेरे साथ देखा है तो आप वही बीच के पॉजेस पे बात कर सकते हैं और उनको वहाँ होल्ड करके इनको एक बार अपने लिए अपने आप सेल्फ में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले चैप्टर पे, जो चैप्टर तो नहीं, अगले सेगमेंट पे, जो प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन होगा। पर जितनी प्रैक्टिस आपने अभी कर ली है, अगर आपने कर ली है तो आपको उस सेगमेंट के लिए आपको बिल्कुल वो कहते हैं ना, वो हलवा लगेगा, बिल्कुल, मतलब आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ खास करना ही नहीं है, बिकॉज वी हैव रियली स्टडीड वेल। ठीक है, तो अब मेरा काम आज का यहीं खत्म। अब हम अगली बार करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन।